गाइस मैं रुखसार मैं सर गुलजार अहमद, मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं जियो ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के तहे दिल से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियोस तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज जी सैयद मुजम्मल शाह की वीडियो देखते हैं सबसे पहले कि क्या बोलते हैं वीडियो, फिर देते हैं अपने रिएक्शन। तो मेन स्ट्रीम पाकिस्तान जो कि 2 से 3 शहरों का नाम है, अगर आप वहाँ रहते हैं और आपने गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल जानने हैं तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया के अंदर इससे मुतल्लिक कोई भी रिपोर्टिंग नहीं होती। जब भी गिलगित बल्तिस्तान का नाम आएगा तो वो सिर्फ 2 से 3 एग्जॉटिक इशूज़ को लेकर आएगा। पहला ये कि वहाँ पर टूरिस्ट जाकर बहुत इन्जॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ। दूसरा ये कि वहाँ पर बर्फ़बारी हो रही है, बाहर का मौसम आ गया है, सर्दी बहुत हो गई है, तो वेदर की रिपोर्टिंग हो जाएगी। तीसरा ये कि कोई फेस्टिवल शुरू हो गया है वहाँ पे, जैसे अभी विंटर स्पोर्ट्स गाला हो रहा है वहाँ पे, तो उसकी तस्वीरें लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर की, मेन स्ट्रीम मीडिया पर न्यूज़ पैकेजेस बने। लेकिन उसी दौरान गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो कि -10 टेम्परेचर में सड़कों पर बैठकर 10 दिन से एहतजाज कर रहे थे, उसको टोटली अवॉइड किया गया, क्योंकि वो तो वहाँ के आम लोगों के फजूल से मसाइल हैं। आपने क्या करना है उसके बारे में जान के, है ना? क्योंकि हम तो सिर्फ वहाँ जाते हैं एंजॉय करने, तस्वीरें लगाने, इसके अलावा इंस्टाग्राम की रील्स बनाने के लिए जाते हैं, और उधर अताबात लेक के ऊपर जाके हम बोटिंग करके आ जाते हैं। और उसके अलावा हमें कुछ मालूम नहीं है कि वहाँ पर लोगों की प्लाइट क्या है, वहाँ पर हेल्थ सेक्टर का क्या हाल है, एजुकेशन का क्या हाल है। नौजवान ख़ुदकुशियाँ करते हैं वहाँ पर डिप्रेशन में आके। वहाँ पर डेवलपमेंट कितनी हो रही है, वहाँ पर आम लोगों के ग्रीवेंसेस क्या हैं, इस बारे में जानने में हम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। तो आज बात करते हैं कि ये एहतजाज जो रिसेंटली हुआ, जिसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत की, इसकी वजह क्या है, और दूसरी चीज़ ये कि इसको लीड कौन कर रहा था। तो पहली बात तो ये है कि इसकी रिपोर्टिंग हिंदुस्तान में होती रही है। मुख्तलिफ चैनल्स पे मैंने देखा हिंदुस्तान के इसको रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन बिल्कुल डिस्टॉर्टेड। वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये लोकली कोई सिसेशनिस्ट मूवमेंट चल गई है और वो कह रहे हैं हमने इंडिया से इल्हाक करना है। तो ज़ाहिर बात है आपको वहाँ से तो कोई एक्यूरेट रिपोर्टिंग नहीं मिलेगी, जबकि आप ख़ुद भी नहीं कर रहे। आप उसको काउंटर करने की बजाय आपने दिखाना ही बंद कर दिया कि वहाँ हो क्या रहा है, और नैरेटिव वो वाला प्रिवेल कर गया जो कि था ही गलत। इवन के कुछ आर्टिकल्स में मुझे हंसी आई पढ़कर, ये लिखा हुआ है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोकल लीडर मंजूर पश्तीन ने कहा है। मैं कहा भाई वो तो वहाँ का लोकल लीडर है ही नहीं, वो तो उधर गया ही नहीं, आपको किसने कहा है कि वो वहाँ पर मौजूद है? तो इतनी मिस रिपोर्टिंग वहाँ पर फेक न्यूज़ चलती रही, लेकिन हमारा मीडिया इस पर खामोश रहा, क्योंकि ब्रेन डेड है, आता नहीं है नैरेटिव को काउंटर करना और जेन्युइन इश्यूज़ को हाईलाइट करना। तो ज़रा हमने सोचा कि हम इसको थोड़ा सा ज़िम्मेदारी से हाईलाइट कर दें आज। तो अवामी एक्शन कमेटी और अंजुमन ताजरान गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से ये एहतजाज हो रहा है, और ये दोनों तंजीमें मिल के जो मुतालिबात हैं उसको वॉइस करने के लिए कॉल दे रही थी। 28 दिसंबर को टोटल हड़ताल थी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, और मुतालिबात इनके 3 से 4 हैं। सबसे बड़ा पहला मुतालिबा है, और वो ये है कि लोग कहते हैं कि हमारी ज़मीनों पर लैंड माफिया यहाँ पर कब्ज़े कर रहा है और इसको कोई रोकने वाला नहीं है। डेमोग्राफिक्स चेंज किए जा रहे हैं, इसकी एक लंबी तारीख है। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान बनने से पहले, पार्टीशन से पहले, लेट 19th सेंचुरी के अंदर सिख एम्पायर का राज था जो कि लाहौर से रूल करती थी, और उस एम्पायर ने वहाँ पर स्कर्दू, अस्तोर और गिलगित में जो ज़मीनें हैं उसको अपने जो है ना वो तसल्लुत में लेने के लिए कुछ लॉज बनाए वहाँ पे। लेटर ऑन खालसा सरकार लॉज भी कहा जाने लगा उनको, और उस लॉज के तहत ये था कि 2 चीज़ें थी। पहला था स्टेट सब्जेक्ट रूल, और वो ये था कि गिलगित बल्तिस्तान के बाहर से आकर लोग वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ नहीं ख़रीदेंगे ताकि डेमोग्राफिक्स चेंज ना हो। अदरवाइज़ यही होता है कि बाहर से सेटलर्स आ जाते हैं और वो ज़मीन का बड़ा हिस्सा एक्वायर कर लेते हैं, और पॉपुलेशन के डायनामिक्स बदल जाते हैं, पॉलिटिक्स चेंज हो जाती है, और उससे वहाँ के जो लोकल्स हैं, जो कि इंडिजिनस लोग हैं, उनके राइट्स जो हैं वो छिन जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए स्टेट सब्जेक्ट रूल वहाँ पर बनाया गया। नंबर 2 जो दूसरा कानून था वो था खालसा सरकार लॉज। वो ये था कि वहाँ पर जो कल्टिवेबल लैंड है, यानी कि जिस ज़मीन पे काश्तकारी हो सकती है, सिर्फ वो वहाँ के लोग एक्वायर करेंगे। इसके अलावा जो बैरन लैंड्स हैं, जो बंजर ज़मीनें हैं, वो स्टेट की प्रॉपर्टी है। तो उस रूल को गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने बड़ा प्रोटेस्ट करके, बड़ी मज़ाहमत करके उसके ख़िलाफ़ एहतजाज किए, और 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का रीजन डोगरा राज से 1948 में आज़ाद हुआ। इसका मतलब ये है कि उनकी तारीख देखें कितनी मुख्तलिफ है, कि वो आज़ादी भी आपसे अगले साल जाकर हासिल कर रहे हैं। तो उसके बाद फॉर्मली पाकिस्तान का हिस्सा गिलगित नहीं था, क्योंकि यूएन रेजोल्यूशंस के मुताबिक और जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कानून साजी हुई उसके मुताबिक गिलगित को एक स्पेशल स्टेटस मिला कश्मीर का हिस्सा होने के नाते,
और वहाँ के कश्मीर को, हिंदुस्तान के कश्मीर को भी एक स्पेशल स्टेटस मिला, जो कि मोदी साहब ने 2019 में 5 अगस्त को रिपील किया, आर्टिकल 35A और 370 को रिपील करके। तो यहाँ पर उस पर बड़ी तनकीद हुई कि इससे वहाँ पे डेमोग्राफिक्स चेंज हो जाएंगे, लोग बाहर से आके सेटल होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस साइड पर भी कुछ उस तरह का ही रुझान देखने को मिला, जिस वजह से लोग इस टाइम सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। तो महाराजा हरी सिंह, जो कि महाराजा थे कश्मीर के, जब उन्होंने एक्सेशन डॉक्यूमेंट साइन किया तो उसके अंडर कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला था और पाकिस्तान में भी उसी को कंटिन्यू होना था, और हुआ भी ऐसे ही। तो जो वहाँ के लोग थे वो शुरू से खालसा सरकार लॉस के ख़िलाफ़ थे और वो SSR के हामी थे, यानी कि स्टेट सब्जेक्ट रूल के, ताकि लोग बाहर से यहाँ पर ना आएँ और खालसा लैंड जो हैं वो दोबारा से रियासत के हाथ में ना चली जाएं। तो उस ग्रीवेंस को देखते हुए उन्होंने पाकिस्तान की रियासत से इल्हाक करने को पसंद किया, और इसीलिए किया ताकि वो खालसा सरकार लॉज जो थे उससे जान छूटे। लेकिन हुआ इस तरह से कि वही खालसा लॉज को दोबारा से मटीरियलाइज़ करना शुरू कर दिया गया यहाँ पे, और उनकी जो सारी ग्रीवेंस थी वो डोगरा राज से निकलने के बावजूद वैसी की वैसी रही। तो 1967 का लैंड रेवेन्यू एक्ट जो था उसको ज़िया साहब ने आके रिपील किया, वायलेट किया उसको, और उसके बाद जो ज़मीन थी वो कुछ पेमेंट करने के बाद कुछ इंडिविजुअल्स को मिलना शुरू हो गई, जिसके ख़िलाफ़ लोगों ने आज तक आवाज़ बुलंद करना शुरू की हुई है कि ज़िया साहब के दौर में जो हुआ वो गलत था, क्योंकि वो 1967 का जो लैंड रेवेन्यू एक्ट था उसकी वायलेशन थी। उससे ये हुआ कि हुकूमत ने उसके बाद ज़िया साहब के टाइम के बाद कहना शुरू कर दिया कि जो भी ज़मीन किसी भी फ़र्द के नाम पर नहीं है वो रियासत की है। तो लोगों ने कहा कि भाई डोगरा राज से हमने आज़ादी इसीलिए ली थी कि वहाँ पर ये खालसा लॉस थे, अगर आपने हमारे साथ फिर वही करना है तो ये तो मिस कमिटमेंट हो गई। इसके अलावा जो गिलगित बल्तिस्तान के वकला हजरात हैं, जो लॉयर्स फोरम्स हैं वहाँ पर मुख्तलिफ, वो सब भी यही कहते हैं कि UN के कवानीन के तहत ऐसा नहीं हो सकता कि आप बाहर से आके प्रॉपर्टी ख़रीद लें यहाँ पर, और इसके अलावा रियासत जो है वो लैंड माफिया को एम्पावर करके वहाँ पे अगर ज़मीनों पे कब्ज़ा करती रही तो डेमोग्राफिक्स बदल जाएंगे। और ऐसा हुआ भी है, क्योंकि वहाँ पर जो अहले तशी कम्यूनिटी थी वो आहिस्ता आहिस्ता आउट नंबर हो गई, और अब भी वहाँ पर एक पोलराइजेशन का माहौल इसीलिए देखने को मिलता है कि वहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि हमारी ज़मीनों पर जो कब्ज़ा है ये हमारी पूरी सोसाइटी को ख़राब कर देगा। तो पहला मुतालबा तो ये है कि जो खालसा सरकार लॉज हैं इनको रिपील किया जाए, रियासत इस तरह से प्रॉपर्टी एक्वायर ना करे, और स्टेट सब्जेक्ट रूल को दोबारा से बहाल किया जाए, यानी कि बाहर से आके लैंड को एक्वायर करने को इल्लीगल करार दिया जाए। ये है पहला और सबसे बुनियादी मुतालबा। दूसरा मुतालबा ये है कि जो टैक्सेशन, जो टैक्सेस आयद किए जा रहे हैं वो इल्लीगल हैं। उसकी वजह यह है कि हम पाकिस्तान का फॉर्मली हिस्सा नहीं हैं, और आपने हमसे अग्री किया था कि हमें सब्सिडी दी जाएगी, टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे, और इस सब्सिडी को UNCIP रेजोल्यूशन के तहत गारंटी किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि गिलगित बल्तिस्तान का जो रीजन है उसमें 52 कमोडिटीज़ के ऊपर गिलगित को सब्सिडी दी जाएगी, क्योंकि आपने एक्सेशन डॉक्यूमेंट अगर उनसे लिया तो कुछ प्रिविलेज उनको मिलने चाहिए। और उसके तहत 52 की बजाय 51 कैंसिल हो गए, और सिर्फ एक वीट पे सब्सिडी बाकी रह गई, यानी कि गंदम पे। उसके अलावा सब रिपील हो गया। तो पिछले साल GB रेवेन्यू अथॉरिटी बिल जो लाया गया था 2022 का, जो पास हुआ, उसके तहत ये हुआ कि 135 अशिया के ऊपर टैक्स लगा दिया। तो वो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान की कानून साज असम्बली का हिस्सा ही नहीं है, हमारी रिप्रेजेंटेशन कौमी असम्बली के अंदर है ही नहीं, हमारी एक सीट भी नहीं है, और जो हमें पार्लियामेंट दी हुई है वो टूथलेस है, उसके पास कोई इक़्तिदार तो है लेकिन इख्तियार नहीं है, तो फिर हमसे टैक्स भी नहीं आपको लेना चाहिए। लेकिन ये मुतालबा भी उनका नहीं सुना गया, और पिछले साल ये बिल पास हुआ जिसके बाद 135 अशिया पे टैक्स लगाया जा रहा है, जिससे वहाँ की ताजर कम्युनिटी जो है वो भी एहतजाज कर रही है। तीसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर गंदम की शॉर्टेज है, यानी कि वीट सब्सिडी जो कि गवर्नमेंट ने अग्री की थी उसमें जो कोटा था उसको कम कर दिया गया है। अब गिलगित कोई अग्रेरियन इकॉनमी के तहत नहीं चलता कम्प्लीटली, क्योंकि वहाँ पर वीट जो है वो बाहर से आती है। ये अग्री किया गया था कि 16 लाख बोरियां गंदम की दी जाएंगी उनको सालाना, जो कि अब कम करके 14 लाख कर दी गई हैं, जिससे वहाँ पे गंदम का बहरान है, और लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास खाने को रोटी नहीं है, और हमारा कोटा जो कम किया है उसको दोबारा से बहाल करें। तीसरा मुतालबा ये है कि बिजली वहाँ पर नहीं दी जाती, तकरीबन 22 घंटे की लोड शेडिंग का सामना है वहाँ पर लोगों को, शदीद सर्दी में जहाँ टेम्परेचर्स -20 तक पहुँच जाते हैं। वो ये कहते हैं कि दरियाए सिंध जो कि इस रीजन का सबसे बड़ा दरिया है, वो पाकिस्तान में एंटर ही गिलगित बल्तिस्तान से होता है, जिसके ऊपर बहुत से हाइडल पावर प्रोजेक्ट लगाए गए हैं, जैसा कि दासू डैम आप देख लीजिए, या भाषा डैम की बात की जाती है, और मंसूबे लगे हुए हैं वो उसी दरियाए सिंध पर हैं जो वहाँ से आ रहा है।
तो वो ये कहते हैं कि यहाँ पे रेजिडेंट्स को बिजली नहीं मिलेगी तो और किसको मिलेगी। ये वही ग्रीवेंस है जो बलूचिस्तान के लोग करते हैं कि गैस हर पाकिस्तानी को सुई गैस मिलती है लेकिन सुई के शहरियों को नहीं मिलती। इसी तरह गिलगित के लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर बिजली हमें मुहैया की जाए, जो कि ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंस है बिजली की। अगर 24 में से 22 घंटे बिजली नहीं आ रही तो आप लाइफ को इमेजिन करें कि कैसी एक केव के और गार के दौर की ज़िंदगी होगी वहाँ पर बग़ैर बिजली के। तो ये सारी चीज़ें 2015 के बाद से इंटेंसिफाई होना शुरू हुई हैं, क्योंकि सीपैक के नाम पर जो ज़मीन एक्वायर की गई स्टेट की तरफ से, उस पर बहुत से लोगों को एतराज़ रहा और वहाँ पर कुछ रीजन्स के अंदर आपने देखा है रेडिकलिज्म भी फैला है और तालिबान की वार्निंग्स भी आती रहती हैं, वीडियोस भी आती रहती हैं, जो कि पीसफुल कम्युनिटी है। मतलब मैं जाकर पूरे रीजन में फिरा हूँ, गिलगित, स्कर्दू, हुंजा, हर जगह पर मैंने इससे ज़्यादा अमन पसंद लोग और इतने लिटरेट और इतने प्रोग्रेसिव लोग पूरे पाकिस्तान में नहीं देखे, जहाँ पर ख़वातीन कारोबार ख़त्म। इस पर हमने पहले भी एक रिएक्शन किया था कि पाकिस्तान के जो गिलगित एरिया है उधर भरपूर एहतजाज हो रहे हैं, तो उसके अगर लॉज के हिसाब से या एक्सेशन जो उन्होंने साइन किया था उसके लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान को और पाकिस्तान के जो स्टेट है उसको ये इकदाम नहीं करने चाहिए कि वो उनके जो बैरूनी समझ के पाकिस्तान के दूसरे सूबों से उठकर लोग उधर जाकर रिहायशा लें, और उनको जो सब्सिडी का कहा गया है उनको वो सब्सिडी मिलनी चाहिए। जब आप किसी के साथ एक मुआहदा करते हैं वो आगे एक वादा होता है, तो वादे को आप अगर वादे खिलाफी करते हैं तो आप मोमिन नहीं हैं, आप मुनाफिक हैं। तो मुनाफिकत पाकिस्तान के रग रग में शामिल है। पाकिस्तान तो अपने लोगों के साथ मुनाफिक है, दूसरों के साथ फिर क्या करेगा। यही हाल हो रहा है, जिस वजह से वो एहतजाज इतना ज़्यादा करे, इतनी ज़्यादा सर्दी में अगर आपने उनके साथ भी वादा किया। मैंने स्टैंड डिग्री में वो इतना इतदाद देख रहे हैं कि कितनी तादाद वो लोगों की निकली हुई थोड़ी बहुत ही भी नहीं थी, तो बहुत उनके लोग हक मारे जा रहे हैं, इधर से माफिया उठकर उधर जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, तो वो ऐसे हालात तो करेंगे। आपने पहले 16 लाख टन देनी थी, अब 14 लाख दे रही है। उधर ये भी हो सकता है पाकिस्तान पे है शार्टिंग, वो इसलिए भी कम हो सकती है। ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान का तो सारा सूबा पंजाब और सिंध डूब गया, बलोचिस्तान भी, हमारे पास भी शार्टिंग है, इसलिए ये रुखसार भाई हो सकता है, तो वो उनका इंतजार बनता है। असल में जो बेसिक तो गेहूं की बात नहीं इतना मैंने रखती जितना उनका माफिया जो उधर कब्जा कर रहा है ना, हाँ बिल्कुल ये बात गलत है। और यही बात असल में बेसिक चीज देखी जाए ना तो यूसुफ वो क्या उनके लीडर थे वो जम्मू कश्मीर में अलियास तनवीर, उनके जम्मू कश्मीर के जो वो है ना क्या नाम है अली यूसुफ जो फौत हो गए। उनका असल जो बयान था ना वो यही था कि जो यही बिल्कुल यही मुतालबा कि हमारी जो ये जो है ना ये यूनेशन जो मतलब हमें कश्मीर का हिस्सा मिला, उन्होंने पहले ही बात की ना था, वो जो वजीर मतलब राजा था यहाँ था, यहाँ पाकिस्तान के साथ जिन लोगों ने इलाहा किया उनका भी बिल्कुल यही कानून है और उधर भी यही कानून था जो बाद में इंडिया वालों ने खत्म किया, और उसी पर वो जरा एहतियात करते हैं कि ये हिस्सा तो हमारा उधर तो नजर नहीं आ रहे। वो कोई कवरेज करे तब भी आएंगे ना मेरे भाई, यही बात तो मैं कहता हूँ। यहाँ पर भी अगर ज्यादती होती है तो अच्छा मेरी तो बात सुने, इधर मीडिया दिखा रहा है ना, मेरी तो बात कंप्लीट कर लेने दें। यहाँ पर ज्यादती है तो कम से कम उन पर लाठियां तो नहीं चलती, कम उनके बच्चों को जेलों में तो नहीं ना डाला जाता, कम से कम उनकी बीबी आपको क्या पता कि जेलों में डाला जाता, कम से कम उनकी औरतों को सरे बाजार घसीट कर इज्जतें तो नहीं ना लूटी जाती। ये तो फर्क है। भाई मेरी तो बात सुने, अब पहले की बातें कर रहे हैं कि उधर आपको पता है कि इज्जत नहीं लूट रही या नहीं डंडे चला रहा है। अगर ऐसी कोई बात होती तो जितना मीडिया पाकिस्तान में आजाद है, अगर ये मीडिया तो दिखाई नहीं रहा भाई, अगर ये मीडिया तो दिखाई नहीं रहा, मीडिया तो उनको तवज्जो ही नहीं दे रहा, ये तो सोशल मीडिया पर चाहिए ना। करते हैं तो ये बात लाजमी याद रखा करें कि किसी लॉजिक के साथ डिफेंड किया करें। मैं यही बात आपको कहता हूं। भाई मैं आपको लॉजिक से बात बोल रहा हूँ, हमारा तो मीडिया उधर कवरेज ही नहीं दे रहा। अच्छा हमारा वीडियो तो सोशल मीडिया पर वीडियो आई है, हमारा मीडिया उधर कवरेज नहीं देता, ठीक है। इन कश्मीर में इतनी सख्ती होने के बावजूद उधर की वीडियो कभी कभार आती है ना हमारे पास, जो उनके साथ होता है, तो हमारी भी कोई एक आध वीडियो तो उनके हाथ बात ये है कि आपको समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में इंडिया में अगर वो एक्सेशन उन्होंने तोड़ा या उन्होंने 370 हटाया तो इधर एक समझ एक पूरा तूफान खड़ा हो गया, ये क्या कर दिया, हम ट्रेड बंद कर रहे हैं, ये कर दिया, यूएन पक गए। पाकिस्तान में अब वही हो रहा है। पाकिस्तान में अब वो 370 का क्या था कि इंडिया कश्मीर में कोई भारतीय नागरिक भारतीय शहरी उधर जाकर बस नहीं सकता,
जब वो ख़त्म किया गया तो हमारे पाकिस्तान में एक सैलाब, एक भोपाल, एक तूफान आ गया था। अब हमारे कश्मीर में, हमारे गिलगित बल्तिस्तान में वो रूल तोड़ा जा रहा है। अब सारा मीडिया खामोश है, वो ही नहीं तोड़ा जा रहा। गलत बात है ना, जो गलत है भाई वो गलत है। मैं तो कहूंगा कि ये गलत कर रहे हैं। हम जब 370 इंडिया हटाया था तो हमारी सारी इधर टेलीविजन कवरेज दे रहे थे, मीडिया दे रहा था, और फिर हमने यूएनओ तक भी बात पहुंचाई कि ये इंडिया गलत किया है। अब वही मैंने एक वीडियो देखी जहाँ हमारे सोल्जर के सामने एक गिलगित का मेरे ख्याल एक आदमी था, वो खड़ा था, वो ये कह रहा था कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये स्टेट की प्रॉपर्टी नहीं है, ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, हम इधर आप कब्जा नहीं करने देंगे। इसका मतलब यह है कि वो हमारे जो माफियाज हैं, हमारे जो इदारे हैं, वो ये चाहते हैं कि जो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का जो उनके ज़मीनें उन पर कब्जा करके बेच दी जाए, जो कि उनके रूल के मुताबिक या उनकी जो एग्रीमेंट के खिलाफ वर्जी, जिस तरह हमने तूफान खड़ा किया था अब तूफान खड़ा करें। इंडिया पाकिस्तान में भी वही हो रहा है कश्मीरियों के साथ जो उधर हो रहा है। मुझे उम्मीद हो रहा है कि कि नहीं हो रहा। जिस तरह ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, तो ये इन चीजों पर जरूर अमल होगा। वैसा हालत नहीं होगी मेरे भाई, ये तो बात है। वो सब्सिडी खत्म कर दी है, वो सब्सिडी की मिकदार कम की है मेरे भाई, सिर्फ मिकदार कम की है। वो बता और रहे एक हैं गलत चीज की है कि जो टैक्सेस लगाए हैं चीजों पर वो भी वापस करने चाहिए। और ये जो सब्सिडी कम है, ये तो चलो मान लो कि पूरे मुल्क में शॉर्टेज है ना खुराक की, तो पूरे मुल्क में गंदम की। अब हम क्यों नहीं एहतजाज करते? अब हम क्यों नहीं कहते कि इनको भी उनका अपनी जो असल रुकनीयत है वो मिलनी चाहिए। अच्छा, जम्मू कश्मीर में 300 धारा हटी थी, आपने उनकी ट्रेड बंद की, इतजाज किया कि पूरी दुनिया में यूएनओ तक गए, डंडोरा बीटा कि वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं। क्या वो ही रूल उधर अपना रहे हैं? तो आप इतजाज नहीं करें? आप भाई कश्मीर का जो इंडिया में हिस्सा है ना, अगर आपको पता नहीं है, पूरे पाकिस्तान के बॉर्डर में जितनी फौज है ना, उनका 70% सिर्फ कश्मीर में है। आपको पता है जितना उनका पूरे पाकिस्तान के साथ बॉर्डर में जितनी फौज उन्हें वहां पर पूरे बॉर्डर में लगाई है, उसका 70%। भाई मैं ये बात करता हूँ, उन्होंने गलत किया या ठीक किया? आपने अब क्यों गलत कर रहे हो? गलत किया हुआ है ना, ये बात तो आप क्यों गलत कर रहे हो? अगर आपके माफिया उधर क्यों जमीनें कब्जा भाई इनको कभी डिफेंड नहीं करूंगा इस बात में। मैं कह रहा हूँ ये बात हटानी चाहिए। ये 2-3 चीजें जो है ना वो क्लियर करनी चाहिए। एक टैक्सेस जो है वो खत्म करने चाहिए, और दूसरा ये जो लॉ है ना इस पाकिस्तान के मुझे भी एक हैरानी होती है, गिलगित वाले हैं जो वो टैक्स भी नहीं देंगे, खाद है ओ भाई उसकी गेहूं भी लेंगे, मेरी बात सुनो, तो पाकिस्तान को क्या फायदा कि वो उसको हिस्सा भी ना क्यों नहीं? ये भी समझने वाली बात है ना। वो मेरे भाई मेरी तो बात सुने, जो उसकी इतजाज बोल रहे हैं कि हमें वो गेहूं भी दे, हर चीज फैसिलिटी भी दे, और मुतबादल में हमें अपना मुल्क भी ना समझे और हम टैक्स भी ना दे। ये तो मुल्क तो समझेंगे, मुल्क के साथ उन्होंने लॉ किया हुआ भाई। असल बात यह है कि जो हमारे जितने डैम्स है ना, जो पानी आता है या जितनी हम बिजली इस्तेमाल करते हैं भाई, ये उनकी और तेरा पूरा पाकिस्तान जो पंजाब में 5 दरिया बहते हैं वो उधर से फुटते हैं। अगर एक इमेजिन, अच्छा खुदाया ना, मेरी तो बात समझाने में करिए, एक बात कहता हूँ, इमेजिन करो कि पूरा कश्मीर हमारे होल्ड में होता है, तो भाई इंडिया की जो 70% आबादी है ना, उन्हें बिजली ना मिले, जो पंजाब में खास कर है। इतना पानी सिर्फ पूरा मुकम्मल भाई इसके बारे में मुझे तो इल्म नहीं है कि 70% को मिलेगी पंजाब को नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो दरिया सिंध है, जहाँ जिसमें हमने बड़े बड़े डैम्स लगाए हुए हैं, जिससे मुख्तलिफ आगे दरिया निकलते हैं, जिससे हमारा पंजाब और दूसरे इलाके सराब होते हैं। अगर गिलगित बल्तिस्तान इंडिया कब्जे में चला गया तो ये तय बात है कि पाकिस्तान फिर मेरे ख्याल में अब तो कुछ थोड़ा बहुत ले रहा है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ऐसा कभी होगा नहीं। आप चलें जी, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।